मूवी की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर हॉपर को देखते हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ अपने परिवार को ढूंढ रहा था। वो लोग 1970 में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे और तब से उसकी फैमिली गायब थी। उन्हें ढूंढते ढूंढते हॉपर एक गुफा के पास जाता है। गुफा के अंदर उसे एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के पास एक गन थी जो कि काफ़ी पुराने ज़माने की लग रही होती है। वो आदमी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। हॉपर उस गुफा में अंदर नहीं जाता है बल्कि वो वापस घर की तरफ निकल जाता है। हॉपर अपने आगे की खोज के लिए अपने दो स्टूडेंट्स टाइलर और जैकी के साथ जाने वाला था, लेकिन अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है और अकेले ही अपने परिवार की खोज में निकल पड़ता है। जब हॉपर उस गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा के अंदर अदृश्य परत है जो कि बाहरी दुनिया को उस दुनिया से अलग रखती है। हॉपर उस परत को पार करके उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही हॉपर एंटर करता है तो वो आदमी भी चलने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकी और टाइलर काफ़ी परेशान थे कि हॉपर का उन्हें 2 दिन से कोई कॉल नहीं आया था, इसलिए वो दोनों भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इस सफ़र में वो साथ लेते हैं हॉपर की गर्लफ्रेंड कायरा का, क्योंकि उन्हें कायरा के फादर की कार चाहिए होती है। जैसे ये लोग जाने लगते हैं तो कायरा की बहन और हॉपर का बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगते हैं और अब ये पांचों लोग हॉपर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब ये लोग गुफा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर हॉपर की परिवार की गाड़ी दिखाई देती है और अब ये लोग समझ जाते हैं कि हॉपर अपने परिवार को ढूंढने यहाँ आया है। ये 5 लोग एक एक करके गुफा के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी उन्हें यहाँ पर रस्सी दिखाई देती है। रस्सी काफ़ी पुरानी थी, इसलिए वो सोचते हैं कि हॉपर को अभी गायब हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए ये रस्सी हॉपर की नहीं हो सकती और अब उन्हें गुफा में अंदर जाने के लिए बहुत नीचे उतरना था। तो हॉपर का बेटा अंदर नहीं आता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए बाकी के चारों लोग अंदर घुस जाते हैं। जब ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं तब कायरा को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई अदृश्य परत है जो हॉपर को भी महसूस हुई थी। दूसरी ओर हम हॉपर को देखते हैं, वो जितना अंदर जा रहा होता है उसे दूर से एक रोशनी कई बार ज़्यादा तो कई बार कम होती दिखाई दे रही थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और वो उस गुफा से भागकर बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है उसे पता चलता है कि बाहर तो सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उसे अभी अंदर गए 5 ही मिनट हुए थे और अब बाहर 300 साल बीत चुके थे। इसलिए उसकी गाड़ी पर पेड़ पौधे उग चुके थे और वहीं पर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े कुछ सामान पर पड़ती है और जैसे ही वो उस सामान को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सामान उसकी स्टूडेंट और उसके बेटे का है और वो समझ जाता है कि ये लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए होंगे। इसलिए हॉपर फिर से गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकी और टाइलर उतर रहे होते हैं कि तभी उनकी रस्सी पुरानी होने की वजह से टूट जाती है और उन दोनों को काफ़ी चोट भी आती है। ये सब लोग सोचते हैं कि ये रस्सी तो अभी नहीं थी तो ये कैसे टूट गई। इन सब के लिए वो हॉपर के बेटे फर्बी को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है कि फर्बी की शरारत थी। टाइलर फर्बी से वॉकी टॉकी के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और तभी उन्हें धीमी आवाज़ में हेल्प मांगते हुए फर्बी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर ये लोग डर जाते हैं। जैकी को चोट लगने की वजह से ये लोग जैकी को छोड़ के फर्बी को देखने के लिए जाते हैं। ये लोग फर्बी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं फर्बी मर चुका है क्योंकि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। ये लोग उसकी मौत की वजह जानने के लिए कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, जिसमें हम फर्बी को उसके पिता हॉपर की एक बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसमें लिखा था ये लोग यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ को देखने आए थे जो कि किसी को भी जवान बनाए रख सकता था और यहीं पर हमें पता चलता है कि हॉपर की बहन जो कि लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, वो लोग उसे ठीक करने के लिए उस गुफा तक पहुंचे थे और यही बताने के लिए फर्बी भी गुफा के अंदर जा रहा था। तभी उसकी रस्सी टूट गई और उसे चोट आ गई थी, लेकिन वो मरा नहीं था, वो बेहोश हो गया था और जब 1 घंटे बाद उसे होश आया उसने वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल से एक आदमी आता है और वो फर्बी पर हमला करके उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके अलावा वो उस रिकॉर्डिंग में एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में कई दिन और कई रात बीत गए थे, लेकिन उन्हें इस गुफा में आए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तभी जैकी और टाइलर के जख्मी होने की वजह से वो कायरा को बाहर भेजते हैं जिससे कि वो बाहर से कोई मदद लाकर अंदर आए। कायरा उस गुफा से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर की दुनिया तो बिल्कुल बदल ही चुकी थी। वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं बचे थे, बल्कि वहाँ की हवा भी इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उस हवा में सांस भी नहीं ले पा रही थी। और अब वो देखती है कि आसमान में ट्रायंगल शेप का कुछ है जो कि उड़ रहा होता है और थोड़ी देर में उसकी तरफ एक बर्फीला तूफान आ रहा था। तूफान के डर से कायरा फिर से गुफा के अंदर आ जाती है
और सभी लोग उस पर काफ़ी चिल्लाने लगते हैं कि तुमने बाहर जाकर भी किसी से मदद मांगने की कोशिश भी नहीं की। इस पर कियारा उन्हें बताती है कि बाहर की दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे वो मदद मांग सकती। इसके बाद ये लोग फरबी की फिर से वही रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ और वहाँ के समय में बहुत बड़ा अंतर है और हर सेकंड में बाहर का एक दिन बदल रहा था। इस हिसाब से इन्हें यहाँ जितनी देर हो चुकी थी उस हिसाब से बाहर की दुनिया में 5400 साल बीत चुके थे, यानी कि दुनिया में बाहर का टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा था और इस गुफा का टाइम उतना ही धीमा गुजर रहा था। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक हाई टेक्नोलॉजी वाली सीढ़ी गुफा में आती है और उसमें स्पेस सूट पहने एक रोबोट अंदर आता है। तभी उस पर एक जंगली आदमी हमला कर देता है। रोबोट जंगली आदमी को हरा देता है और अब ये लोग बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी टाइलर को हॉपर की बहन दिखाई देती है। हॉपर की बहन बहुत बुरी हालत में थी और मर चुकी थी। अब चारों तरफ से जंगली लोग उन पर हमला करने लगते हैं। तभी टाइलर सबको वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद ही उन जंगली लोगों से लड़ने लगता है। जंगली लोग टाइलर को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो मर जाता है। सभी लोग वहां से भाग चुके थे, लेकिन तभी जैकी वापस आती है और टाइलर को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। तभी वहां पर रोबोट आता है और वह टाइलर की लाश को वहीं बह रहे पानी में डाल देता है। तब हमें पता चलता है कि इस चमत्कारी जल की वजह से मरे हुए लोगों की जान बच जाती है। फिर से इन पर जंगली लोग हमला कर देते हैं और रोबोट उन लोगों से लड़ रहा होता है। तभी उस लड़ाई के बीच में उसके फेस से हेलमेट उतर जाता है, जिस वजह से वो उस गुफा की हवा में सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को मार देता है। और जैसे ही रोबोट मरने वाला था, वो उन लोगों को अपनी हाई टेक्नोलॉजी से दिखाता है कि उनके गायब होने की खबर टीवी पर भी चलाई गई थी और वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि सभी लोगों को स्पेस में शिफ्ट कर दिया गया है। और इतना कहकर वो मर जाता है। अब ये लोग समझ चुके थे कि इनके पास अब वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई मौका नहीं है, या तो वो इस गुफा में मर जाएं या तो अपनी जान बचाकर स्पेसशिप में चले जाएं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें हॉपर मिल जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में था। वो उसे भी फाउंटेन ऑफ यूथ में डाल देते हैं, जिससे अब वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये लोग हॉपर के परिवार वालों को भी जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तभी वो जंगली लोग फिर से इन पर हमला कर देते हैं। हॉपर उन्हें बताता है कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ की रक्षा करने के लिए ये अदृश्य दीवारें बनाई गई हैं और जैसे जैसे हम अंदर आते हैं समय की गति धीमी होने लगती है। अब ये लोग भाग रहे होते हैं, तभी हाई टेक्नोलॉजी की मदद से एक सीढ़ी गुफा में आती है। ये सब लोग उस सीढ़ी की हेल्प से बाहर निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ऊपर से पानी आने लगता है। कायरा निकल ही रही होती है, तभी एक भयानक जानवर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और हमें पता चलता है कि 5000 साल बाद इंसान बहुत ही भयानक जानवर बन चुका था। तभी हम कायरा को फिर से उस पानी से निकलते हुए देखते हैं। इस बार उसने काफी हाई टेक्नोलॉजी वाली ड्रेस पहनी हुई थी और वो लोग रस्सी की हेल्प से सब एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग स्पेसशिप से उस जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर धरती के सारे लोगों को शिफ्ट किया गया था और इसी तरह से सबकी जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।